नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के छात्रों के लिए बहुविकल्पी अभ्यास प्रश्न भाग 1 लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत संधि, शब्दरूप, धातुरूप पर आधारित 50 प्रश्न रहेंगे। आज हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे। यूपी बोर्ड में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, जिसमें विभिन्न टॉपिकों पर हैं, जिसमें आज का जो मुख्य बिंदु है संधि, शब्दरूप और धातुरूप, इस पर आधारित 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो 3 के तीनों अंक आपको मिलेंगे। तो हम आइए 50 प्रश्नों को हल कराते हैं और आप भी कापी कलम लेकर बैठ जाइए। हम चारों विकल्पों को पढ़ेंगे। जब तक हम इसको पढ़ेंगे तब तक जब आखिरी हम पढ़ रहे हों उसकी उतने समय में आपको यह ज्ञात कर लेना है कि कौन विकल्प सही हो सकता है। आप लगा लीजिए ABCD। इसके बाद अगर आपका सही है तो सही का टिक मारिए, गलत है तो गलत का टिक मारते हुए जो हम सही बता रहे हैं वह लिख लीजिए। इसके बाद अगर आप 50 में से कितने प्रश्नों को आप हल करते हैं यह देखिए। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए जब तक कि आप 50 में 50 प्रश्न न हल कर लें। तो मैं विद्यार्थियों से यह चाहूँगा कि वह हल करने के लिए बैठ जाएं। चैनल पर जो लोग नए हैं वह लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। बेल आइकन को भी दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। आइए हम इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी किसकी कृति है? 4 विकल्प हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजल, इनमें से कोई नहीं। तो पहला सही है ए, पाणिनि। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी पाणिनि की कृति है, विकल्प ए सही है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ए समास, बी संधि, सी प्रत्यय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, संधि। 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्र हैं? ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। इसका सही जवाब है डी 14। माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र हैं। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे। संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर हैं ए, बी विकल्प ओ, विकल्प सी केवल अ और विकल्प डी अ, ई, उ, री, ले। तो इसमें विकल्प डी सही है, अ, ई, उ, री, ले। अब चौथा प्रश्न है, नहीं 5वां प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में संयुक्त स्वर हैं। विकल्प ए अ, विकल्प बी ए, ऐ, ओ, अ, विकल्प सी री, ली और विकल्प डी अ, ई, उ। तो इसमें जो है 5वां में विकल्प बी सही है, ए, ऐ, ओ, अ, ये संयुक्त स्वर हैं। अब 6वां प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन है 23, 24, 25 और डी 26। तो इसका विकल्प जो है सी सही है, 25। विकल्प सी सही है, 25। अब 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न आपका है, अंतस्थ व्यंजन हैं य व रल, बी है स स स ह, सी है क ख ग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7वें प्रश्न का विकल्प ए सही है, य व र ल, ये अंतस्थ व्यंजन है। अब 8वां प्रश्न, इसी प्रकार हम 8वां प्रश्न की तरफ जाएंगे। 8वां प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन है विकल्प ए य व र ल, विकल्प बी स स स ह और विकल्प सी छत्रज्ञ
और विकल्प डी प फ ब भ। तो ऊष्म व्यंजन, इसमें विकल्प जो है बी सही है, ऊष्म व्यंजन है स स स ह। इसी प्रकार 9वां प्रश्न है, वृद्धरेच किस संधि का सूत्र है? विकल्प ए दीर्घ संधि, विकल्प बी यण संधि, विकल्प सी अयाज संधि और विकल्प डी वृद्धि संधि। तो वृद्धरेच विकल्प डी वृद्धि संधि है, इस नाते 9वें में विकल्प डी सही है। अब 10वां प्रश्न है, इको यणच सूत्र किस संधि का है? विकल्प ए दीर्घ संधि, विकल्प बी यण संधि, विकल्प सी अयाज संधि और विकल्प डी वृद्धि संधि। तो इको यणची विकल्प बी यण संधि का सूत्र है। 11वां प्रश्न है, अक सवर्णे दीर्घ किस संधि का सूत्र है? अक सवर्णे दीर्घ सूत्र किस संधि का है? ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी अयाज संधि और डी वृद्धि संधि। तो अक सवर्णे दीर्घ दीर्घ संधि का सूत्र है, इस कारण विकल्प ए सही होगा। प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए 12वां प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए, महाधन ऐश्वर्यम बराबर महेश्वर्यम में कौन संधि है? इसमें संधि का नाम पूछ रहे हैं। संधि और संधि विच्छेद करके दे दिए हैं। महाधन ऐश्वर्यम संधि विच्छेद है, जिसकी संधि है महेश्वर्यम। लेकिन यहाँ प्रश्न यह कर रहे हैं कि इसमें संधि कौन सी है? तो 12वां विकल्प देखिए, ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी अयाज संधि और डी वृद्धि संधि। तो इसमें विकल्प डी सही है, वृद्धि संधि है। अब 13वां प्रश्न है, मनु धन अंतरह की संधि होगी। संधि विच्छेद दिए हैं, अब पूछ रहे हैं इसकी संधि क्या होगी। मनुंतरह ए विकल्प, बी विकल्प है मनंतरह, सी विकल्प है मनवंतरह और डी विकल्प है मनुतरह। तो 13वें का विकल्प सी सही है, मनवंतरह। इसी प्रकार 14वां प्रश्न है, रत्न धन ओघ की संधि होगी। ए विकल्प है रत्नघ, बी विकल्प है रत्नौघ, सी विकल्प है रत्नौ और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प बी सही है, रत्नौघ। अब 15वां प्रश्न हम देखते हैं, वधू धन आगमनम की संधि होगी। विकल्प ए वधूगमनम, विकल्प बी वधू आगमनम, विकल्प सी वधगमनम और विकल्प डी बध्वागमनम। तो वधू धन आगमनम की संधि होगी बध्वागमनम, विकल्प डी सही है। अब 16वां प्रश्न देखिए, पित्राज्ञा में संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ संधि है पित्राज्ञा, इसमें संधि विच्छेद पूछ रहे हैं कि पित्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या है। विकल्प ए पितृधन आज्ञा, विकल्प बी पितृधन आज्ञा, विकल्प सी पितुधन आज्ञा और विकल्प डी पिताधन आज्ञा। तो 16वां का सही विकल्प ए होगा, पितृधन आज्ञा। अब 17वां प्रश्न है, प्रत्युत्तरम में संधि विच्छेद होगा। प्रत्युत्तरम में संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर विकल्प ए है प्रधन उत्तरम, विकल्प बी प्रतिधन उत्तरम और विकल्प सी प्रतिधन रम, विकल्प डी प्रधन युत्तरम। तो इसमें विकल्प बी सही है, प्रतिधन उत्तरम, विकल्प बी। 18वां का अब देखिए, अनुधन एषणम बराबर अन्वेषणम में कौन सी संधि है? यहाँ पर संधि विच्छेद, इसके बाद संधि दिया है। आपको केवल यह बताना है कि इसमें संधि कौन सी है। विकल्प ए दीर्घ संधि और विकल्प बी यण संधि, विकल्प सी अयाज संधि और विकल्प डी वृद्धि संधि। तो इसमें विकल्प बी सही है, यण संधि है।
अब 19वां प्रश्न है, बहुत ही चर्चित शब्द है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्वागतम, स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सुधनागतम, स्वधनागतम, स्वधनगतम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ही विकल्प सही है, ए सुधन आगतम बराबर स्वागतम। अब 20वां प्रश्न है, ऊपर धन उक्तम बराबर उपर्युक्तम में संधि होगी। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है यण संधि, और सी विकल्प है इसका अयाज संधि, और डी विकल्प है वृद्धि संधि। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, यण संधि। अब 21वां प्रश्न है, यदि ई उ री ली हर्ष या दीर्घ के बाद असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। यह किस संधि का नियम है पूछ रहे हैं। तो चारों विकल्प आपके सामने हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, सी है अयाज संधि, और डी है वृद्धि संधि। तो इसका यण संधि, इस नियम के आधार पर यण संधि का यह किस संधि का नियम है, तो आपको बताना यह यण संधि का नियम है, 21वां का बी। अब 22वां प्रश्न हम देखते हैं, देवी धन आज्ञा का संधि होगा। ए विकल्प देव्याज्ञा, बी विकल्प देवाज्ञा, सी विकल्प देवीज्ञा, डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो 22वां का सही होगा, देवी धन आज्ञा का मतलब देवाज्ञा, देवाज्ञा। प्रश्न नंबर 22 है, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 का ए सही होगा, देव्याज्ञा। देवाज्ञा भी गलत है, देवीज्ञा भी गलत है, और डी विकल्प इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत है। विकल्प ए सही होगा, देव्याज्ञा, देवी धन आज्ञा। अब विकल्प 23वां प्रश्न है, बालिका धन ऐसा बराबर बालिकैसा में संधि है। संधि विच्छेद पहले दे रहे हैं, बालिका धन ऐसा, इसके बाद बालिकैसा, बालिकैसा में संधि है। संधि का नाम अभी बताएंगे। विकल्प ए है दीर्घ संधि, विकल्प बी है यण संधि, और विकल्प सी है अयाज संधि, विकल्प डी है वृद्धि संधि। तो 23वां का जो प्रश्न है इसमें विकल्प डी सही है, वृद्धि संधि। अब 24वां प्रश्न है, देखिए ध्यानपूर्वक, जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ अथवा ओ या औ आए, तब ए ऐ के स्थान पर ऐ तथा ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है। यह किस संधि का नियम है। 24वां का देखिए विकल्प, ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी अयाज संधि, और डी वृद्धि संधि। तो यह जो है वृद्धि संधि का नियम है, विकल्प डी सही है। अब 25वां प्रश्न है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार के अर्थ का सही क्रम है। जो हमने लकार बताया, क्रमशः लट लकार का अर्थ क्या होगा, लंग लकार का अर्थ क्या होगा, लिट लकार का अर्थ क्या होगा, लोट लकार का अर्थ क्या होगा, और विधिलिंग लकार का अर्थ क्या होगा, क्रम से आपको बताना है। तो पहला विकल्प है 25 का वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, उसी में भविष्यत काल, आज्ञा के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। ये विकल्प ए से है। विकल्प ए में क्या है देखिए, क्रमशः वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, आज्ञा के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। विकल्प बी है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, चाहिए के अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में। विकल्प सी सही है, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, चाहिए के अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में। और विकल्प डी सही है, वर्तमान काल, चाहिए के अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में, भूतकाल और भविष्यत काल। तो इसमें विकल्प ए सही है, वर्तमान काल होगा, भूतकाल, भविष्यत काल, आज्ञा के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। इस प्रकार जो है क्रमशः
इसको 25वें का ए विकल्प सही है। अब 26वां हम लेते हैं। 26वां प्रश्न, पठान पठान किस धातु लकार पुरुष और वचन का रूप है? अब देखिए यहाँ पर 26वां प्रश्न का ए, पठ धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। विकल्प बी है पठ धातु, लिट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। विकल्प सी है पठ धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। अब विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो 26वां का सी सही है। पठ धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब 27वां प्रश्न है। आधा 50 में से हमने 26 प्रश्नों को हल कर लिया है। 27वां प्रश्न अब चल रहे हैं। हसत में वचन और पुरुष है। अब देखिए 27वां, एक वचन प्रथम पुरुष, बी विकल्प है द्विवचन मध्यम पुरुष, और सी विकल्प है बहुवचन प्रथम पुरुष, और डी विकल्प है एक वचन उत्तम पुरुष। तो 27वां का ये सही है, एक वचन प्रथम पुरुष। 28वां प्रश्न है, अपठत धातु का पुरुष एवं वचन है। प्रथम पुरुष बहुवचन, बी विकल्प है प्रथम पुरुष एक वचन, सी विकल्प है मध्यम पुरुष बहुवचन, और डी विकल्प है मध्यम पुरुष एक वचन। 28वां का इसमें विकल्प बी सही है, प्रथम पुरुष एक वचन। अब हम 29वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां प्रश्न है, पठेम धातु का वचन एवं पुरुष है। विकल्प ए मध्यम पुरुष एक वचन, विकल्प बी मध्यम पुरुष बहुवचन, और विकल्प सी उत्तम पुरुष एक वचन, विकल्प डी उत्तम पुरुष बहुवचन। तो 29वें प्रश्न का विकल्प डी सही है, उत्तम पुरुष बहुवचन। सी तीसवां प्रश्न, तीसरा नहीं भाई, 30वां प्रश्न है, हसाव धातु का पुरुष एवं वचन है। ए मध्यम पुरुष एक वचन, बी मध्यम पुरुष द्विवचन, सी उत्तम पुरुष द्विवचन, और डी उत्तम पुरुष बहुवचन। तो 30वें प्रश्न का विकल्प सी सही है, उत्तम पुरुष द्विवचन। 31वां प्रश्न है, द्रक्षसी किस लकार पुरुष और वचन का रूप है। ए लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, बी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, और डी लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो 31वां का आपका विकल्प ए सही है, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब 32वां प्रश्न है, पच पचतम पचत किस लकार और पुरुष का रूप है। ए विकल्प है लिट लकार मध्यम पुरुष, बी विकल्प है लट लकार मध्यम पुरुष, और सी विकल्प है लंग लकार मध्यम पुरुष, और डी विकल्प है लोट लकार मध्यम पुरुष। तो 32वां प्रश्न का विकल्प डी सही है, लोट लकार मध्यम पुरुष। अब 33वां प्रश्न है, देखिए, पश्ये पश्येताम पश्येत किस लकार और पुरुष का रूप है। 33वां, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष, बी विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष, सी विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 33वां का सही है, ए विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष। अब 34वां प्रश्न देखिए। 34वां प्रश्न है, पश्यति पश्यति किस पुरुष और वचन का रूप है। ए मध्यम पुरुष एक वचन, बी प्रथम पुरुष एक वचन, सी उत्तम पुरुष एक वचन, और डी मध्यम पुरुष बहुवचन। जो 34वां का जो है बी सही है, प्रथम पुरुष एक वचन। अब 35वां प्रश्न देखिए, फलात किस विभक्ति और वचन का रूप है।
विकल्प ए में प्रथमा एक वचन, विकल्प बी में द्वितीया बहुवचन, विकल्प सी में पंचमी एक वचन, विकल्प डी में प्रथमा द्विवचन। तो 35वां का इसमें सी सही है, पंचमी एक वचन का रूप है फलात। 36वां प्रश्न है, मत्यय या मतय किस विभक्ति और वचन का रूप है। देखिए यहाँ पर हमने दोनों रूप दे दिया है, कहीं मत्यय रहे चाहे मतय रहे, बात एक ही है, दोनों रूप चलते हैं। इस कारण हमने दोनों दे दिया है कि कहीं मत्यय आवे तब भी वही बात है, मतय आवे तब भी वही बात है। अब इसका विकल्प है चतुर्थी एक वचन, बी है पंचमी एक वचन, सी है षष्ठी एक वचन, डी है सप्तमी एक वचन। तो 36वां का इसमें जो है विकल्प ए सही है, चतुर्थी एक वचन। अब 37वां प्रश्न है, देखिए मत्यो किस विभक्ति और वचन का रूप है। प्रथमा और द्वितीया द्विवचन, विकल्प बी द्वितीया और संबोधन द्विवचन, विकल्प सी तृतीया और चतुर्थी द्विवचन, विकल्प डी षष्ठी और सप्तमी दो वचन। तो 37 का यहाँ पर विकल्प डी सही है। देखिए यहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों में और द्विवचन में मत्यो प्रयोग होता है। षष्ठी के द्विवचन में भी, सप्तमी के द्विवचन में भी मत्यो लिखा जाता है। इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब 37वां प्रश्न है, देखिए नदीभ्याम किस विभक्ति और वचन का रूप है। विकल्प ए प्रथमा द्विवचन, विकल्प बी तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति द्विवचन, विकल्प सी षष्ठी द्विवचन और विकल्प डी सप्तमी द्विवचन। तो यहाँ पर जो है विकल्प बी तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन यही सही है। इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार के प्रश्न में होता क्या, नदीभ्याम है। नदीभ्याम तृतीया द्विवचन में भी होता है, चतुर्थी द्विवचन में भी होता है और पंचमी द्विवचन में भी होता है। यह जानते रहिए, कोई अलग अलग भी पूछ सकता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। तो 38वां का विकल्प बी सही है। अब 39वां प्रश्न देखते हैं, नद्योः किस विभक्ति का रूप है। ए विकल्प षष्ठी और सप्तमी द्विवचन, बी विकल्प प्रथमा और द्वितीया द्विवचन, सी विकल्प तृतीया और चतुर्थी द्विवचन और डी विकल्प है पंचमी और द्विवचन। तो 39वां प्रश्न का यह पहला विकल्प सही है, ए नद्योः षष्ठी और सप्तमी द्विवचन दोनों में प्रयोग होता है। अब 40वां प्रश्न हम देखते हैं, तस्य किस विभक्ति और वचन का रूप है। ए तृतीया विभक्ति एक वचन, बी द्वितीया विभक्ति एक वचन, सी पंचमी विभक्ति एक वचन और डी षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो 40वें प्रश्न का सही है विकल्प डी षष्ठी विभक्ति एक वचन में तस्य लगता है। तस्य रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। अब 41वां प्रश्न है, तेषाम किस विभक्ति और वचन का रूप है। ए विकल्प षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बी विकल्प है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सी विकल्प है द्वितीया विभक्ति बहुवचन और डी विकल्प है तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो इसमें जो है विकल्प ए सही है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तेषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अब 42वां प्रश्न, युष्माभि में विभक्ति और वचन है। ए तृतीया बहुवचन, बी चतुर्थी बहुवचन, सी पंचमी बहुवचन और डी षष्ठी बहुवचन। तो 42वां का है विकल्प ए तृतीया बहुवचन का रूप है, युष्माभि है। अब 43वां प्रश्न है, युवाभ्याम किस विभक्ति और वचन का रूप है। प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्ति बहुवचन,
बी विकल्प है तृतीया चतुर्थी पंचमी और द्विवचन, और सी विकल्प है प्रथमा चतुर्थी षष्ठी विभक्ति और एक वचन, और डी विकल्प है प्रथमा तृतीया सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो 43वां प्रश्न का विकल्प बी सही है। तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप है युवाभ्याम। तीनों विभक्ति तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन का रूप है युवाभ्याम, इसलिए 43वां का विकल्प बी सही होगा। अब 44वां प्रश्न है तेन में विभक्ति और वचन है। ए तृतीया एक वचन, बी चतुर्थी एक वचन, सी पंचमी एक वचन और डी सप्तमी एक वचन। तो 44वां का विकल्प ए सही है, तृतीया एक वचन। अब 45वां प्रश्न है, देखिए त्वय में विभक्ति और वचन हैं। ए पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति यहाँ आप जोड़ लीजिए विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सी है सप्तमी विभक्ति एक वचन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो त्वय 45वां प्रश्न का विकल्प डी सही है, इनमें से कोई नहीं, यह इनमें से किसी का भी रूप नहीं है। अब यह कौन सा रूप है, यह इतना आप होमवर्क समझ लीजिए कि इसको आप जरूर देखिएगा किताब में। 46वां तस्मय में विभक्ति और वचन हैं। ए तृतीया एक वचन, बी चतुर्थी एक वचन, सी पंचमी एक वचन, डी सप्तमी एक वचन। तो 46वां का इसमें विकल्प बी सही है, चतुर्थी एक वचन। 47वां प्रश्न है मधुनः में विभक्ति है। प्रथमा द्वितीया, तृतीया चतुर्थी, सी पंचमी षष्ठी और डी सप्तमी संबोधन। तो 47वां प्रश्न का विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, पंचमी और षष्ठी दोनों में मधुनः रूप होता है। और मधुनः में यह दोनों विभक्ति है, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। अब 48वां प्रश्न है मधुनी किस विभक्ति और वचन का रूप है। मधुनी ए सप्तमी एक वचन, बी प्रथमा एक वचन और सी द्वितीया एक वचन और डी प्रथमा बहुवचन। तो 48वां प्रश्न का विकल्प ए सही है, सप्तमी एक वचन। अब हम लोग दो प्रश्न और रह गए हैं। फलस्य किस विभक्ति और वचन का रूप है। तृतीया एक वचन, विकल्प बी चतुर्थी एक वचन, विकल्प सी षष्ठी एक वचन और विकल्प डी सप्तमी एक वचन। तो यह जो है सी विकल्प सही है, षष्ठी एक वचन। अंतिमवां प्रश्न है 50वां प्रश्न हिंदी की जननी किस भाषा को माना गया है। इसको हम पढ़ें इसके पहले आपको बता दें 50 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, उसको आपको हल करके बताना है। पहले 50वां प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी की जननी किस भाषा को माना गया है। ए उर्दू, बी फारसी, सी अंग्रेजी और डी संस्कृत। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हिंदी की जननी डी संस्कृत को माना गया है। अंतिमवां प्रश्न है किस शब्द रूप में संबोधन का रूप नहीं चलता है। विकल्प देखकर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आपको इसमें से बताना है किस रूप में संबोधन का रूप नहीं चलता है। ए नदी, बी तद, सी फल और डी मधु। यह आपको बताना है। यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि संबोधन का रूप नहीं चलता है, इतना लिखकर विकल्प का लिख दीजिएगा
नदी में कि तद में, फल में कि मधु में, पूरा लिखिएगा और कमेंट जरूर आप करिएगा। अब देखिए, हम इसी प्रकार यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के छात्रों के लिए पूरी की पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आप विकल्प का हमने पूरा दे दिया है, वीडियो 1, 2, 3 करके। इस प्रकार क्रमशः आप 20 का 20 नंबर हल कर सकते हैं। 200 प्रश्नों की यह श्रृंखला है, 4 भागों में 20 प्रश्नों के लिए। अगर आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ लिए, देख लिए, तो आपको 20 में 20 नंबर अवश्य मिल जाएगा। अब यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप दूसरे साथी को भी अवश्य बताइएगा। इसी प्रकार हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं पुनः आप लोगों से, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।